एसीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसे निकाला जाता है किसी भी दर्पण पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का डिफिनीशन होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और उसकी वस्तु के लंबाई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है ना, उस अनुपात को ही क्या कहते हैं लोग, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, आवर्धन को लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर होता है स्मॉल एम या एम होता है, इसको हम एम से लिखते हैं, तो इसे एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या बना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को या दर को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, आवर्धन को लिखते हैं एम से। प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज है, पहला अक्षर का आई, तो आई से व्यक्त करते हैं, और वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे ओ से लिखते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या, आई अपॉन ओ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आवर्धन को सिर्फ लंबाई से ही तुलना करेंगे, लंबाई से ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दिया हो, तो वस्तु की दूरी यू दिया हो, तब भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। तो अगर दूरी दिया हो तभी इसको कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन मतलब यह प्रतिबिंब की दूरी को माने हम लोग v से और वस्तु की दूरी को माने हम लोग u से, तो ये हो जाएगा v, यहाँ पर हो जाएगा u, हो जाएगा m इज इक्वल टू वी अपान यू। अर्थात पाते हैं कि m इज इक्वल टू आई अपान ओ भी होता है, m इज इक्वल टू वी अपान यू भी होता है। तो कह सकते हैं m इज इक्वल टू वी अपान यू इज इक्वल टू किसका हो सकता है, आई अपान ओ। ठीक है, ये तो रेखीय आवर्धन का डिफिनीशन हुआ। अब ये प्रूफ कैसे होता है, इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसका निगमन करते हैं हम लोग। तो निगमन करते हैं, निगमन करने से पहले इसका कुछ जरूरी चित्र बना लेते हैं। सपोज कीजिए एक अवतल दर्पण बनाता हूँ, एक अवतल दर्पण होगा, बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष होगा ही होगा। ठीक है, अब दर्पण के सामने हम एक वस्तु रखते हैं। सपोज कीजिए ए भी एक वस्तु है, तो वस्तु वो होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो इससे कुछ किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण पर पहुंचेंगी। सपोज कीजिए एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इसका परावर्तन फोकस बिंदु से हो करता है। ठीक है, और एक किरणें हैं जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसके वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, सी से होकर जाती है, वो कहाँ मिलती है, उसका परावर्तन भी क्या होता है, इसी रेखा पे आएगी, इसी रेखा से होकर चली जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहां पे ये काटती है वहां से क्या करते हैं, मुख्य के साथ एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, जो इसका क्या होता है, प्रतिबिंब हो जाता है, जिससे हम नाम दे देते हैं आई, आई डैश नाम दे देते हैं इसको। आई से इमेज होता है, आई, आई डैश इसका नाम हो गया। कोई समस्या तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, एक किरणें हम एक और भेजते हैं जो इसके ध्रुव से होके आ रही है। तो इसके ध्रुव से होके आ रही, तब क्या होगा, इसका ही परावर्तन इसी बिंदु से ही होके जाएगा। इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को। ठीक है, ये चित्र लगभग सबको समझ में आता होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ दो त्रिभुज ढूंढते हैं, जो आप जिसको हम लोग समरूप सिद्ध करके और त्रिभुज समरूपता का नियम लगा देते हैं। ठीक है, अपने आप ही प्रूफ हो जाता है। चेक करते हैं, एक ट्रायंगल देखिए, ए बी पी दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है पी आई आई डैश दिख रहा है। तो आते हैं, हम लिखते हैं हम लोग कि त्रिभुज
ए बी पी व त्रिभुज पी आई आई डैश में क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो सकता है क्या? चेक करते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल क्या है 90, बस आप इस पे फोकस कीजिएगा, बाकी चीज़ों को फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है, बस इस ट्राइंगल को देखिए। बस यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है, क्यों जी? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में, चलो इसको अभिलंब अगर नाम दे दें हम, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका एक एंगल, इसका एक एंगल बराबर है, इसका ये वाला आपस में क्या है? बराबर है। तो जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसे कहते हैं समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। कह सकते हैं यहाँ कौन सा बी ए पी बराबर है किसके? बी ए पी, मतलब एंगल बी ए पी बराबर है किसके? पी आई आई डैश के, एंगल पी आई आई डैश के, ठीक है। और बी पी ए, एंगल बी पी ए बराबर है किसके? आई पी आई डैश के, एंगल आई पी आई डैश के। तो जिन त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाने वाला है। तो अतः कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा, सिमिलर होगा किसके? त्रिभुज पी आई आई डैश के, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज का रूल लगा देना आप, समरूप त्रिभुज के नियम से। समरूप त्रिभुज के नियम से। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है जी? अगर इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं परपेंडिकुलर हो तो इस त्रिभुज का लंब लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी हमको क्या लेना पड़ेगा? आधार लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका ले रहे हैं कौन सा? आई आई डैश, आई डैश छोटे त्रिभुज का लंब ले लिए अपॉन इसका लेना पड़ेगा जी ए बी इज इक्वल टू, अगर इसका बेस ले रहे हैं आई पी, इसका भी बेस लेना पड़ेगा कौन सा? ए पी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही है क्या? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछले क्लास में तो बताया ही था कि सपोज के दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, सपोज के दोनों क्या है? सिमिलर है, समरूप है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, रेशियो आपस में क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। अगर इसका हम ए बी ले रहे हैं तो अपान इसका लेना पड़ेगा पी क्यू, इसका हम बी सी ले रहे हैं इसका लेना पड़ेगा क्यू आर, इसका हम ए सी ले रहे हैं इसका लेना पड़ेगा पी आर। ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन में क्या है कि एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको पी आई आई डैश, ये लंब है, ये भी तो लंब है, तो इसका आई आई डैश अपॉन ए बी हो जाएगा। अच्छा, इसका बेस अपॉन इसका बेस, वही तो लिखा हुआ है आप, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आई आई डैश है क्या? आई से आई डैश, ये तो प्रतिबिंब था ना, ये तो प्रतिबिंब की लंबाई है। तो जी तो लिख सकते हैं कि यहाँ आई डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। अब प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते कैसे? आई से इमेज हो जाता है, ठीक है। आई पी क्या है? आई से पी तक की, ये तो प्रतिबिंब की दूरी है क्योंकि सभी दूरी को दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो पी से लेकर आई तक की दूरी को आई पी कहो चाहे पी आई कहो, तो आई पी या पी आई क्या है? ये तो प्रतिबिंब की दूरी है।
अब प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं किससे, हम लोग v से लिखते हैं। ए बी क्या है, ए से बी, ये तो वस्तु था, ये तो वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई लिखते हैं ओ से, वस्तु की लिखते हैं ओ से, ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु हो जाता है, ठीक है। और एक बचा है एपी, एपी कहीं चाहे पी है, कहीं पी से ए तक की दूरी, पी से ए तक की दूरी तो वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी हो गई, जिससे हम लोग लिखते हैं यू से। अब इसी से आते हैं इस समीकरण, इसको ए का नाम दे देते हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो आई डैश मतलब आई अपन ए बी ओ इज इक्वल टू आई पी कितना है v अपन ए पी कितना है u। ये जो अनुपात, ये जो रेशियो निकला ना, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु, ये जो रेशियो निकला, इस अनुपात को ये क्या कहते हैं लोग, आवर्धन कहते हैं। लिखेंगे इस अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए। यह जो आवर्धन का फार्मूला होता है, ये अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। कल से टॉपिक स्टार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू।